हाँ तो बच्चों, क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं सभी बच्चों से अनुरोध करना चाहूँगा कि जो भी बच्चे, जो भी स्टूडेंट सीबीएसई, आईसीएसई, बंगाल बोर्ड, किसी भी बोर्ड से बच्चे जो हमारे बायोलॉजी क्लास को कर रहे हैं या फिर जो नए आए हैं, उन सभी बच्चों से मैं अनुरोध करूँगा कि आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आने वाले हमारे नए वीडियोस आपको डायरेक्ट मिलते रहे, उनका नोटिफिकेशंस, और आप हमारे अच्छे अच्छे वीडियो से देखने को मिले। और आप इस तरह से पहला जो क्वेश्चन है कि व्हाई देयर इज नो सेल डिवीजन इन आरबीसी। तुम लोग जानते हो कि मनुष्य के आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स जो होते हैं, लाल रक्त कणिकाएं, उसमें सेल डिवीजन नहीं होता। यानी कि जो आरबीसी होता है, एक आरबीसी अगर लेते हैं तो एक आरबीसी सेल डिवाइड करके 2 कोशिका का निर्माण नहीं होता या 4 कोशिका का निर्माण नहीं कर पाता, सेल डिवीजन नहीं होता। इसका इम्पोर्टेंट, सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट इसका जो बात है कि नो न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। इसका आंसर होगा कि आरबीसी के अंदर में कोई न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। और पता है सेल डिवीजन होने के लिए सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड करता है और 2 भागों में बढ़ जाता है, फिर सेल डिवाइड करता है साइटोप्लाज्म और 2 पुत्री कोशिका का निर्माण करता है। तो यहाँ पर कोई न्यूक्लियस है ही नहीं सेल डिवाइड करने के लिए। और आरबीसी जो है स्वयं जो है, खुद जो है आरबीसी, आप लोग को पता है कि 120 दिन तक ये जीवित रहता है और 120 दिन के बाद इसका लाइफ स्पैन है, जीवन काल, आयु, मर जाता है। और फिर आपको पता है कि अस्थि मज्जा और स्प्लीन में रेड ब्लड सेल में उसका निर्माण होने लगता है। तो इस तरह से ये आरबीसी का सेल डिवीजन नहीं होता। अगर सेल डिवीजन अगर हो जाता, अपना निर्माण कर लेता, तो हमें ये अस्थि मज्जा की जरूरत नहीं पड़ती और ये स्प्लीन की जरूरत नहीं पड़ती जहाँ रेड ब्लड सेल्स बनते हैं। तो चलो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं कि व्हाई माइटोसिस डज नॉट टेक प्लेस इन जर्म सेल। माइटोसिस जो है जर्म सेल में, जर्म सेल मतलब जन्म कोशिका के अंदर में समसूत्री विभाजन क्यों नहीं होती। अब जर्म सेल क्या है, आप जानते हो कि पुरुष में पुरुष का जो जर्म सेल होता है, पुरुष का जो जर्म सेल होता है उसका नाम है टेस्टिस, और स्त्री का जो जर्म सेल होता है फीमेल में उसका नाम है ओवरी, अंडाशय। अब पता है कि टेस्टिस में मियोसिस की क्रिया होती है, आप लोग पढ़े होंगे। मियोसिस अर्धसूत्री विभाजन होता है और टेस्टिस में स्पर्म बनता है और ओवम में एग या ओवम का निर्माण होता है, अंडा का निर्माण बनता है। शुक्राणु और अंडाणु फिर ये आपस में मिलते हैं और ये एम्ब्रियो बनता है। किसी भी कोई भी विशेष जो पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का उसका एक पार्टिकुलर क्रोमोसोम की संख्या होती है। पार्टिकुलर एक क्रोमोसोम की नंबर होता है जो उसके मॉर्फोलॉजी, उसकी आकृति और फीचर्स को डिटरमाइन करता है। तो तुम लोग देखो, मैं कुछ बताना चाहूँगा। जैसे कि अगर तुम लोग जानते हो कि मनुष्य का 46, प्राइमेट्स में 48, डॉग में 78, कैट में 38, हॉर्स में 64। मनुष्य में 46 क्रोमोसोम है, इसलिए मनुष्य की तरह दिखता है। प्राइमेट्स, जितने भी प्राइमेट्स हैं, चिंपैंजी वगैरह है, जो बनमानुष वगैरह है, उसमें क्रोमोसोम 48 है। देखो, वो मनुष्य से थोड़ा सा मिलता जुलता है, इसलिए मनुष्य से मिलता जुलता चिंपैंजी की तरह दिखता है। कैट्स में अगर देखें 38 क्रोमोसोम की संख्या अलग हो गया, इसलिए वो बिल्ली की तरह है। हॉर्स में 64 क्रोमोसोम है, इसलिए वो 64 क्रोमोसोम्स है। तो उसकी आकृति, उसके लक्षण, उसके गुण, ये क्रोमोसोम की संख्या उसको निर्धारित करती है। तो इतना लिखने के बाद में तुम लोग क्या देखोगे कि मनुष्य में ये मियोसिस जब होती है तो मियोसिस में क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाती है। मान लो कि 46 क्रोमोसोम है तो यहाँ पर 23 क्रोमोसोम और यहाँ भी 23 क्रोमोसोम हो जाएगा। यहाँ पर भी स्पर्म जब बनेगा तो 23 हाफ हो जाएगा और इसमें भी 23 होगा। पता है कि पिता से 23 क्रोमोसोम और माता का जो स्पर्म और शुक्राणु और अंडाणु जब मिलते हैं तो एम्ब्रियो बनता है। तो फिर से 46 क्रोमोसोम देखो इस्टेब्लिश हो गया। फिर से जितने क्रोमोसोम की संख्या माता और पिता में थी, इस संतान में भी 46 क्रोमोसोम हो गया, क्योंकि आधे आधे मिल करके पूरे हो जाते हैं। अगर ये नहीं होता, अगर इसके जगह पूछ रहा है अगर माइटोसिस होता तो क्या होता। माइटोसिस होता तो यहाँ पर पूरी तरह से 46 क्रोमोसोम आ जाता। यहाँ से भी 46 पूरा, माइटोसोम में क्रोमोसोम की संख्या आधी नहीं होती, पूरी रहती है। तो ये 46 मिलकर कितना हो जाता है, यहाँ 92 क्रोमोसोम हो जाता। और 92 क्रोमोसोम होने से इसकी आकृति मनुष्य की तरह ना होकर के किसी और
किसी और जीव की तरह हो जाता, जो कि ये इसका लक्षण को एकदम अलग कर देता और मनुष्य की आकृति ही पूरी तरह से चेंज हो जाता। इसलिए मियोसिस होता है, जो उसके स्पीसीज, उसके पीढ़ी दर पीढ़ी उसके क्रोमोसोम की संख्या को पार्टिकुलर विशेष कायम रखता है, और मनुष्य उसकी आकृति, उसके गुण और लक्षण को भी मनुष्य को मनुष्य बना कर रखता है। नहीं तो ये पर्टिकुलर चेंज होकर के दूसरी तरह की चीज़ों में कन्वर्ट हो जाता। तो ये देखो, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पर हम एक दूसरा क्वेश्चन हम लोग लेके आए हैं, क्वेश्चन नंबर 3, कि व्हाट इज जीन पूल। जीन पूल क्या है? द टोटल नंबर ऑफ जीन्स प्रेजेंट इन ए पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म। एक किसी विशेष जीव में जो टोटल नंबर जो जीन मौजूद होते हैं उसके शरीर में, तो उनके एग्रीगेशन ऑफ दैट जीन, उसके समूह को कहते हैं जीन पूल। कि न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में अंतर बताओ, या न्यूक्लियोसाइड क्या है या न्यूक्लियोटाइड क्या है। तो सबसे पहले देखो, हम न्यूक्लियोटाइड पढ़ लेते हैं। तुम लोग पढ़े थे, एक डीएनए की रचना अगर होती है तो ये न्यूक्लियोटाइड के मिलने से, जिस तरह से फूल एक एक गुथने से माला बन जाता है, उस तरह से एक एक फूल अगर बोले तो न्यूक्लियोटाइड है। तो न्यूक्लियोटाइड के आपस में जुड़ जाने से बन जाता है डीएनए। तो देखो, डीएनए अगर बनता है तो न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या चीज़ रहता है। न्यूक्लियोटाइड में देखो, एक रहता है पेंटोज शुगर। यहाँ पर तुम लोग देख लो, एक पेंटोज शुगर रहता है इस तरह का, ये पेंटोज शुगर। और इसका एक नंबर पोजीशन पे यहाँ रहता है नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेस तुमको पता है, प्यूरिन होता है 2 और पिरिमिडिन 2, यानी एडिनिन, ग्वायरिन, साइटोसिन, थायोमिन में से कोई एक नाइट्रोजन बेस रहता है, और इसका 5 नंबर पोजीशन में फास्फेट रहता है। तो ये अगर तीनों रहे, पेंटोज शुगर, नाइट्रोजन बेस और फास्फेट के मिलके जो रचना बनती है उसको कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। और ये न्यूक्लियोटाइड के आपस में जुड़ने से बन जाता है डीएनए। तो चलो न्यूक्लियोसाइड पढ़ते हैं। न्यूक्लियोसाइड क्या है? न्यूक्लियोसाइड में सिर्फ ये वाला पोजीशन वाला जो 5 नंबर पोजीशन में जो फास्फेट है वो नहीं रहता, यानी पेंटोज शुगर रहता है और एक नंबर पोजीशन में नाइट्रोजन बेस जुड़ा रहता है, प्यूरिन या पिरिमिडिन में से कोई एक नाइट्रोजन बेस जुड़ा रहता है, तो उसको कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग पढ़ते हैं कि रिप्रोडक्शन एंड टाइप्स है। तो प्रजनन क्या है? तो आप लोगों को पता है कि माता पिता अपने जैसे संतान उत्पन्न करते हैं, इस क्रिया को प्रजनन कहते हैं। प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग फ्रॉम पेरेंट्स इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। टाइप्स हम लोग देख लेते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ प्लांट एक्सेप्ट फ्लावर। अगर फूल को छोड़ दें, हम लोग को पता है कि प्रजनन अंग फूल है, फूल में ही प्रजनन के 2 अंग होते हैं, मेल अंग पुमंग और जयांग, एंड्रोशियम एंड गानोशियम। तो ये फूल से तो प्रजनन होता ही है, क्योंकि वो दोनों आपस में पॉलिनेशन की क्रिया होती है, परागण क्रिया होती है, और जो है फर्टिलाइजेशन के बाद में नए सीड बनता है, नए एम्ब्रियो डेवलप करता है, फल बनता है, फल से बीज बनता है, बीज से नए संतान उत्पन्न होते हैं। तो प्रजनन की क्रिया में फूल भाग लेते हैं। लेकिन अगर प्रजनन की क्रिया पौधों में फूल को छोड़कर पौधे के अन्य भागों जैसे जड़, तना, पत्ती के द्वारा नए संतान उत्पन्न हो जाते हैं, तो उस क्रिया को कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। जैसे देखो, अगर रूट से तुम लोग पढ़े हो, मूली, कुछ ऐसे पौधे होते हैं, मूली में रूट से रिप्रोडक्शन की क्रिया होती है। जैसे कि तुम लोग स्टेम जानते हो, सोलनम, आलू, प्याज, जिंजर, अदरक, ये सब देखे हो, वो उसका स्टेम तना को ही, अगर वो तना है, आलू एक तना है, आलू को अगर लगा दोगे मिट्टी में तो नया पौधा उत्पन्न हो जाएगा लीफ के द्वारा। ब्रायोफाइलम पत्थरचट्टा एक पौधा होता है, अगर वो उसका पत्ता अगर तुम देखो होगे, उसका पत्ता इस तरह से अगर जमीन पे गिर जाता है तो उसके किनारे किनारे से नए पौधे, उसके किनारे किनारे से नए पौधे जन्म लेते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आसेक्सुअल का मतलब समझ में आ रहा है। सेक्स मतलब 2 सेक्स होते हैं, एक होते हैं मेल और एक होता है फीमेल। ये दोनों सेक्स होते हैं, दोनों सेक्स अगर मिलकर होता है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो। आसेक्सुअल माने दोनों मिलते हैं, दोनों की जरूरत नहीं है। इट डज नॉट इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। ये दोनों मेल एंड फीमेल का पार्ट का गैमेट्स का फ्यूजन की आवश्यकता यहाँ पर नहीं होती। मेल एंड फीमेल का गैमेट्स जो है युग्मक आपस में नहीं मिलते। ये प्राइमरी फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन है जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म के द्वारा होता है। एकदम निम्न श्रेणी के जो एक कोशिकीय जीव होते हैं, खास करके उसी तरह के जीव में जैसे आर्की, बैक्टीरिया। नेक्स्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये समझ में आ गई होगी आप लोगों को कि मेल एंड फीमेल जो होते हैं, पुरुष और स्त्री जो होते हैं,
वो मेल गैमेट बनाते हैं, पुरुष मेल गैमेट बनाता है और फीमेल जो होता है फीमेल गैमेट बनाता है, और ये आपस में मिलते हैं दोनों गैमेट्स, फर्टिलाइजेशन होता है और फर्टिलाइजेशन से एम्ब्रियो उत्पन्न होता है, जायगोट, और यही जायगोट फिर नए संतान की उत्पत्ति, ऑफस्प्रिंग, नए संतान की उत्पत्ति करती है। तो इसको कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं पार्थेनोजेनेसिस। आज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है, इसमें ओवम जो होता है, एग जो होता है, ओवम एग अंडा जो होता है, विदाउट फर्टिलाइजेशन के, बिना निषेचन के एम्ब्रियो नए संतान एम्ब्रियो में बदल जाता है, नए संतान की उत्पत्ति करती है, तो इसको कहते हैं पार्थेनोजेनेसिस। ये कुछ पौधों में होता है और कुछ जंतुओं में होता है, लोअर प्लांट्स में होता है। जो लोअर प्लांट्स हैं, निम्न श्रेणी के पौधे हैं, जैसे सोलानम, आलू, डेटम, इस तरह के कुछ जीव हैं जिसमें पौधे हैं जिसमें ये पार्थेनोजेनेसिस क्रिया होती है। और दूसरा है सम रोटिफर्स है, एम्फीड्स है, एंट्स, चींटी है, वेस्प है, बी मधुमक्खी है, इस तरह कुछ जंतु होते हैं जिसमें ये पार्थेनोजेनेसिस की क्रिया होती है। पार्थेनोकार्पी, देखिए इसलिए मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ कि पार्थेनोजेनेसिस के साथ पार्थेनोकार्पी का कंफ्यूजन नहीं करोगे। अगर दोनों में डिफरेंस भी अगर आ जाएगा तो देखो यहाँ पर ये एनिमल एंड प्लांट दोनों में होता है, लेकिन ये जो है पार्थेनोकार्पी, कार्पी मतलब होता है कार्पेल, कार्पी जो है कार्पेल से आता है। कार्पेल जो होता है ये कार्पेल क्या है, ये गायनोशियम फीमेल पार्ट है, ये गायनोशियम ये फीमेल पार्ट, कार्पेल जो है ये फीमेल पार्ट, गायनोशियम यानी जायांग, जायांग जो है को ही कार्पेल कहते थे। कार्पी यहाँ पर आया, पार्थेनोकार्पी, यानी कि ये पार्थेनोजेनेसिस की क्रिया पौधों में होती है। प्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ सीडलेस फ्रूट, मतलब सीडलेस फ्रूट का मतलब होता है बीज रहित फल, बीज रहित फल का निर्माण करना। जैसे तुम लोग ये पौधों में ही होता है, जैसे बनाना, केला, अंगूर, पाइनएप्पल, इस तरह के सेब तुम लोग नाम सुने हो जिसमें इस तरह की क्रियाएं होती। क्वेश्चन नंबर 6 जो है कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। तो देखो ये क्या है, अगर हम लोग सेल डिवीजन अगर पढ़े हैं तो हम लोग समझ सकते हैं सेल डिवीजन, एक कोशिका जो होती है, एक कोशिका जो होती है वो डिवाइड करके 2 पुत्री कोशिका या फिर 4 पुत्री कोशिका का निर्माण करती है। या तो कोशिका विभाजन की जो क्रिया होती है वो 2 भागों में पूरी होती है। पहला भाग होता है कैरियोकाइनेसिस और दूसरा भाग होता है साइटोकाइनेसिस। तो कैरियोकाइनेसिस क्या लिखोगे, इट इज द फर्स्ट फेज ऑफ सेल डिवीजन, ये कोशिका विभाजन की पहली अवस्था है, और जिसमें जो होता है केंद्रक विभाजित होकर के, जिसमें जो होता है, इसमें क्या होता है, ये केंद्रक जो होता है अंदर में, ये अंदर का केंद्रक जो है ये विभाजित होकर के 2 केंद्रक का निर्माण करता है, इसको कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। अब हम लोग को शुरू करना है, इसका विभाजन शुरू करना है। अभी तो ये बन चुका है, अब हम लोग यहाँ से जो बाहरी जो झिल्ली है जंतु कोशिका में, एनिमल सेल में बाहरी जो कोशिकी है, झिल्ली है, वो बीचों बीच में फॉरवर्डिंग होने शुरू करता है। फॉरवर्डिंग या क्लीवेज, ये भी एक क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फॉरवर्डिंग या क्लीवेज किसे कहते हैं। तो ये क्या लिखोगे कि कैरियोकाइनेसिस एनिमल सेल में, कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट होने के बाद में, केंद्रक का विभाजन हो जाने के बाद में, इसके अंदर की जो साइटोप्लाज्म है उसका डिवीजन होने लगता है। तो दिस इज द साइटोकाइनेसिस, द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। कि अगर यही चीज अगर ये पौधों में होता तो पौधों की आकृति क्या होता है, इस तरह से पौधों की आकृति मान लो हम लोग बनाते हैं, पौधों की आकृति थोड़ा सा अलग होता है। तो उसमें क्या होता है कि ये बीचों बीच जो है फॉरवर्डिंग क्रिया ना होकर के यहाँ पर एक फ्रैगमोप्लास्ट बनता, यहाँ बनता फ्रैगमोप्लास्ट। ये भी क्वेश्चन आता है, व्हाट इज फ्रैगमोप्लास्ट। इसको सेल प्लेट कहते हैं। ये फ्रैगमोप्लास्ट सेल प्लेट बनने के बाद में टूट जाता है, ये ब्रिटल हो जाता है और टूट के 2 भागों में पड़ जाता है। इसके आप कहते हैं साइटोकाइनेसिस इन प्लांट। देखते हैं ट्रिपल फ्यूजन क्या है। देखो ट्रिपल फ्यूजन जानने से पहले मैंने एक और वीडियो तुम लोगों को बनाया था कि फर्टिलाइजेशन इन प्लांट, एंजियोस्पर्म, जो उस श्रेणी के जो पौधे होते हैं उसमें फर्टिलाइजेशन की क्रिया किस तरह से होती है। मेल एंड फीमेल गैमेट जो होते हैं, जो देखो यहाँ पर मैंने एक चित्र बनाया है, ये जो है अंदर का फ्लोवर का सबसे भीतरली पार्ट है, जिसको हम लोग देखो इसको हम लोग कहते हैं गायनोशियम।
तो इसका एक नीचे वाला ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा देख रहे हो तुम लोग। और यहाँ से एक चीज़ यहाँ पर बना रहा है, ये स्टेमन जो है, ये जो है एंड्रोसिग्मा पुरुष भाग का स्टेमन, उमंग का भाग है। जो स्टेमन जो है जब मैच्योर होता है तो फट के इसके अंदर से निकलता है पोलन ग्रेन्स। और यही पोलन ग्रेन्स जो है विभिन्न विधियों के द्वारा, हवा के द्वारा, पानी के द्वारा, कीड़े मकोड़ों के द्वारा उड़ करके स्टिग्मा पे पहुंचता है। और स्टिग्मा पहुंचने के बाद डिवाइड होकर ट्यूब न्यूक्लियस बनाता है, ट्यूब न्यूक्लियस ट्यूब बनाता है यहाँ से, जो स्टाइल से होते हुए ये जाकर के नीचे में देख रहे हो ये एम्ब्रियो सैक है। एम्ब्रियो सैक यहाँ पर मैंने बड़ा चित्र करके बनाया है, यहाँ पर देख लो, एम्ब्रियो सैक का बड़ा सा चित्र बनाया है। एम्ब्रियो सैक है ये, भ्रूण कोश है ये। तो इसके अंदर में ये ट्यूब न्यूक्लियस एक बनाता है और साथ में यहाँ पर ये 2 गैमेट्स बनता है, मेल गैमेट, 2 मेल गैमेट भी ये बनाता है। तो ये मेल गैमेट जो होता है इसके ट्यूब न्यूक्लियस के अंदर में नीचे आता है और आने के बाद में यहाँ पे इस तरह से जब पहुँचता है 2 मेल गैमेट, तो एक मेल गैमेट जो है इससे एक सेल से, देखो ये जो एक सेल है यहाँ पे, एक मेल गैमेट जो है एक सेल से, एक सेल प्लस 1 मेल गैमेट एक फर्टिलाइज कर जाता है, यहाँ निषेचन करता है, फर्टिलाइजेशन होता है, इसको फर्स्ट फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और दूसरा जो है फिर जो है यहाँ से जाते जा करके ये भीतर में इससे फर्टिलाइज करता है मेल गैमेट, तो इसको कहते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस या द्वितीयक केंद्रक। इससे फर्टिलाइज कर करके पहले से 2n होता है और एक n एक है, n का मतलब हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम है, और ये 2n पहले से था तो 2n प्लस n इक्वल टू हो गया 3n। इसी को कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन या त्रिसंकेन। तो क्या लिखोगे इसमें? देखो बच्चों यहाँ पर 2 क्वेश्चंस हैं, एक है 9 नंबर की ऑटोजोम और सेक्स क्रोमोसोम, यानी दैहिक गुणसूत्र और लैंगिक गुणसूत्र में अंतर लिखो। प्रकृति और संख्या के आधार पर दोनों में अंतर लिखना है। तो जैसा दैहिक गुणसूत्र, इसका मतलब है कि ये डिटरमाइन द सोमैटिक कैरेक्टर, एक दैहिक लक्षण, शारीरिक जो लक्षण है, जो गुण है, उसको ये निर्धारित करता है ऑटोजोम्स। और सेक्स क्रोमोसोम मतलब लैंगिक गुणसूत्र, यानी लिंग का निर्धारण, कि बच्चा संतान जो उत्पन्न होता है वो लड़का होगा कि लड़की होगा, ये सेक्स क्रोमोसोम लिंग निर्धारण का काम करता है। सेक्स क्रोमोसोम यानी लैंगिक गुणसूत्र। और दूसरा संख्या के आधार पर कहेंगे तो ऑटोजोम की संख्या 44 है। ह्यूमन बींग्स में 44 ऑटोजोम्स होते हैं और 2 होते हैं सेक्स क्रोमोसोम, या तो XX होगा या तो XY, फीमेल में XX और XY होता है मेल में, और ये 44 होता है ऑटोजोम्स। सेंट्रल डोग्मा क्या है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें 3 क्वेश्चन तुम लोग जान पाओगे, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। ये तीनों मिला के एक साथ जो क्रिया होती है इसको सेंट्रल डोग्मा कहते हैं। तो देखो कि डीएनए से डीएनए बनता है, कि इस तरह से जो डीएनए का स्ट्रैंड होता है, रिप्लिकेशन के समय क्या होता है कि डीएनए का स्ट्रैंड नीचे वाला खुल जाता है, वाइस सेपेट फॉर्क बना लेता है, सेमी कंजर्वेटिव रिप्लिकेशन यहाँ पर होता है, और यहाँ पर अपने जैसा कॉपी बना लेता है। ये जो स्ट्रैंड है डीएनए का, वैसा एक स्ट्रैंड और भी यहाँ बना लेता है, और बाद में यहाँ से कट करके रेप्लिकेशन करने के बाद एक डीएनए ये हो गया, एक डीएनए ये हो गया। तो इस तरह से डीएनए ही अपने जैसा डीएनए का निर्माण कॉपी करता है, डीएनए अपना कॉपी बनाता है, इस क्रिया को कहते हैं रिप्लिकेशन। दूसरा है कि डीएनए से आरएनए भी बनता है, डीएनए से डबल डीएनए स्ट्रैंड से एक सिंगल डी स्ट्रैंड आरएनए का निर्माण होता है, इस क्रिया को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और तीसरा है कि आरएनए से प्रोटीन का निर्माण होता है, आपको पता है टीआरएनए, एमआरएनए और आरआरएनए, तीनों तरह के आरएनए जो होते हैं, ये आरएनए बनाता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। तो ये आरएनए से प्रोटीन बनने की क्रिया को कहते हैं ट्रांसलेशन। 3 क्वेश्चन बच्चे यहाँ से जान गए, ट्रिप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन क्या है। और अगर मुझे सेंट्रल डॉग्मा क्या है, तो इसी को कहते हैं सेंट्रल डॉग्मा। डीएनए से आरएनए बनना, आरएनए से प्रोटीन बनना, एक क्रिया को कहते हैं सेंट्रल डॉग्मा। तो चलो बच्चों, आज का वीडियो मैं बड़ा न करते हुए यही समाप्त करता हूँ। मैं इसी आशा विश्वास के साथ कि ये वीडियो अच्छी लगी होगी और तुम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करो, और जो लोग भी नया हैं सब्सक्राइब कर लें आप लोग, और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाले मेरे सारे नए नए वीडियो में जो है अपलोड कर रहा हूँ आपको डायरेक्ट नोटिफिकेशंस मिल जाए। तो बच्चे स्वस्थ रहो, मस्त रहो, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करो ताकि सब्सक्राइबर ज़्यादा हो जाए आपके, और मैं यूट्यूब पर डायरेक्ट लाइव आकर आप लोगों को क्लास ले पाऊँ। तो चलिए यहीं समाप्त करता हूँ आज की वीडियो, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ।